हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल सुकून एफएम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई। दोस्तों, कहानी आपको बड़ी अच्छी लग रही है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है आप लाइक नहीं करते और एक कमेंट नहीं करते, ना ही शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 11। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिनव ने अंधेरे में खुद से पूछा, क्या उसे सच में मुझ पर यकीन होने लगा है? वो अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा डॉन था। वो किसी से भी प्यार कर सकता था। दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की उसके एक इशारे पर बिछ सकती थी। लेकिन उसने अपनी जिंदगी के 3 साल इस लड़की की नफरत और गालियां सहने में निकाल दिए। वो सिर्फ एक छलावा था अपनी पहचान छिपाने का। लेकिन आज आज अभिनव को पहली बार लगा कि शायद इस पत्थर की मूर्ति अनन्या के अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा दिल जो अगर प्यार करे तो दुनिया से लड़ सकता है। अभिनव ने गहरी सांस छोड़ी और करवट बदल ली। उसे इन जज्बाती प्यारों में नहीं पड़ना था। उसका मिशन पूजा सहगल थी और उसने अपने दिमाग को भटकने नहीं दिया। लेकिन प्यार और नींद, ये दोनों किसी माफिया डॉन के हुक्म के मोहताज नहीं होते। रात के 3:30 बज चुके थे। पूरा कपूर मैंशन घर की तरह शांत था। अभिनव की आंखें बंद थी और वो गहरी सोच और थकान के बीच झूल रहा था। तभी पेट 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 अभिनव के अत्यधिक संवेदनशील और प्रशिक्षित कानों के अंदर एक बहुत ही बारीक, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज आई। यह किसी के नंगे पैर से चलने की आवाज थी। यह आवाज फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही थी। एक ही सेकंड के 1000वें हिस्से में चारपाई पर लेटा हुआ उस शांत अभिनव वापस उस खौफनाक और अलर्ट लाइन में बदल गया। उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई। उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह तन गया। उसके दिल की धड़कनें एकदम शांत हो गई, ताकि वो बाहर की हर एक आवाज को बिल्कुल साफ तरीके से सुन सके। अभिनव का दिमाग बिजली की तेजी से कैलकुलेट करने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, कोई घर के अंदर चल रहा है। इतनी रात को रामू काका या कोई नौकर इस तरफ नहीं आता। आंचल कपूर की चाल इतनी हल्की नहीं होती। तो क्या क्या ट्राइडेंट कार्टर के किलर्स ने मेरा पता लगा लिया? क्या पूजा साइकिल के क्लीनर्स मेरे बेडरूम तक पहुंच गई? ये ख्याल आते ही अभिनव का खून खोलने लगा। अगर दुश्मन उसके घर के अंदर आ गया था, तो इसका मतलब था कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अभिनव बिना कोई आवाज किए किसी सांप की तरह अपनी चारपाई से सरका। उसके जूते या कपड़ों की कोई आहट नहीं हुई। उसने अपने तकिए के ठीक नीचे रखा अपना वो इटालियन कॉम्बैक्ट डैगर अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया। वो दरवाजे के बिल्कुल पीछे अंधेरे में छिपकर खड़ा हो गया। बाहर कदमों की आवाज अब उसके स्टोर रूम के दरवाजे के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। अभिनव ने अपनी सांसें रोक ली। उसकी मांसपेशियां पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। खंजर हवा में उठ चुका था। जो भी इस दरवाजे को खोलकर अंदर कदम रखेगा, अगले ही पल उसका गला इस खंजर से रेत दिया जाएगा। अभिनव को किसी पर दया नहीं आती थी, जब बात उसकी जान की हो। क्लिक। दरवाजे के हैंडल को किसी ने बहुत धीरे से कांपते हुए हाथों से घुमाया। दरवाजा बहुत ही धीमी सूं की आवाज के साथ खुला। लॉबी की मध्यम पीली रोशनी ने उस अंधेरे स्टोर रूम के अंदर एक पतला सा रास्ता बनाया। अभिनव दरवाजे के पीछे अंधेरे में छिपा था। उसका खंजर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी नजरें उस आने वाले इंसान की गर्दन पर लॉक हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो परछाई कमरे के अंदर दाखिल हुई, अभिनव का हाथ हवा में ही जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग के सारे अलार्म से एक झटके में शांत हो गए। उनकी जगह एक भयंकर हैरानी ने ले ली थी। कमरे के अंदर कोई ट्राइडेंट कार्टल का किलर नहीं, कोई काले कपड़ों वाला निंजा या पूजा सहगल का क्लीनर्स नहीं था। वो वो अनन्या थी। अनन्या ने वो भारी डिजाइनर ड्रेस उतार दी थी। उसने एक बहुत ही सिंपल हल्के गुलाबी रंग का सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके पैर नंगे थे। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर अब कोई मेकअप नहीं था। लॉबी की रोशनी में उसका बिना मेकअप वाला चेहरा इतना मासूम, इतना पवित्र, इतना खूबसूरत लग रहा था कि अभिनव एक पल के अपनी सांसें लेना ही भूल गया। अभिनव का दिमाग सुन पड़ गया। उसने मन ही मन में सोचा, अनन्या इतनी रात को और यहाँ मेरे कमरे में? तभी अनन्या बहुत ही डरे हुए और झिझकते हुए कदमों से अंदर आ गई। उसने दरवाजे को पीछे से धीरे से सटा दिया, लेकिन लॉक नहीं किया। कमरे में फिर से घुप अंधेरा छा गया।
वहीं अभिनव ने पलक झपकते ही अपनी रणनीति बदल दी। अगर अनन्या को पता चला कि अभिनव दरवाजे के पीछे खंजर लेकर खड़ा है, तो पूरी तरह से जाग भी रहा है, तो डर कर भाग जाएगी और शायद फिर कभी उसके पास भी नहीं आएगी। अभिनव को जानना था कि आखिर वो इतनी रात को इस घुटन भरे कमरे में क्यों आई है। अभिनव ने एक भूत जैसी फुर्ती दिखाई। जब अनन्या अंधेरे में अपनी जगह और अपनी आंखें एडजस्ट कर रही थी, ठीक उसी एक सेकंड में अभिनव बिना कोई आवाज किए अपनी चारपाई पर आ गया। खंजर को चादर के नीचे छिपाया, ऐसे लेट गया जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहा हो। उसने अपनी सांसों को भारी और धीमा कर लिया, बिल्कुल एक सोते हुए इंसान की तरह। लेकिन उसने अपनी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं की। उसने अपनी आंखों को इतना हल्का सा 1 मिलीमीटर के हिस्से जितना खोल दिया था कि अंधेरे में उसे सब कुछ दिखाई दे, लेकिन सामने वाले को लगे कि उसकी पूरी तरह से आंखें बंद हैं। ये एक ऐसी कला थी जो उसने सालों की अंडरवर्ल्ड ट्रेनिंग से सीखी थी। अनन्या ने कमरे में अंधेरे में अपनी आंखें गड़ाई। उसने सामने चारपाई पर अभिनव लेटा हुआ दिखाई दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि कहीं अभिनव उसकी धड़कन की आवाज सुनकर जाग न जाए। वो धीरे धीरे दबे पांव चारपाई के पास आई। स्टोर रूम में एक बहुत ही अजीब सी सीलन और घुटन थी। अनन्या को एक पल के लिए बड़ा तेज और अपराध बोध महसूस हुआ। अनन्या ने अपनी आंखों में आंसू लाकर मन ही मन में सोचा, हे भगवान, मेरा पति जो इतना ताकतवर है, वो किसी भी महंगे होटल या महल में सो सकता है। वो पिछले 3 सालों में इस बदबूदार और छोटे कमरे में एक सख्त चारपाई पर सो रहा है, और वो भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की जिद की वजह से। हमने इसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। ये सोचकर अनन्या चारपाई के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसने नीचे झुककर अभिनव के चेहरे को देखा। लॉबी से वेंटिलेशन सुराख के जरिए आ रही रोशनी की एक पतली सी लकीर अभिनव के चेहरे पर पड़ रही थी। सोते हुए उसका चेहरा कितना मासूम और शांत लग रहा था। दिन में जो आंखें किसी यमराज की तरह खौफनाक लगती थी, वो अब बंद थी। उसकी हल्की दाढ़ी, उसके माथे पर बिखरे कुछ बाल और बहुत ही रफ लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। अनन्या का दिल प्यार और एक अनजाने से खिंचाव के मारे पिघलने लगा। वो अपनी जगह पर खुद को नहीं रोक पा रही थी। एक अजीब सी कशिश थी जो उसे अभिनव की तरफ खींच रही थी। अभिनव जो सोने का नाटक कर रहा था, वो अपनी अधकुली आंखों से सब देख रहा था। जब अनन्या उसके इतने करीब आई तो अभिनव की सांसों में अनन्या के बालों की भीनी भीनी और मीठी खुशबू खुलने लगी। अभिनव के अंदर का वो लायन जो गोलियां और खून से कभी नहीं डरता था, वो आज इस खुशबू और नजदीकी से अचानक घबराने लगा। अभिनव के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग के बल पर अपने शरीर में कोई हलचल नहीं होने दी। अभिनव ने मन ही मन सोचा, ये क्या कर रही है। तभी अनन्या धीरे से चारपाई के किनारे पर बैठ गई। चारपाई ने हल्की सी चूं की आवाज की, लेकिन अभिनव ने सोने का नाटक जारी रखा। बस एक हल्की सी करवट ली, जिससे उसका चेहरा अनन्या की तरफ और ज्यादा हो गया। अनन्या की सांसें अटक गई। उसे लगा कि अभिनव जाग गया है, लेकिन जब उसने देखा कि अभिनव गहरी नींद में है, तो उसने राहत की सांस ली। वो अभिनव के चेहरे की ओर बिल्कुल करीब झुक गई। उसका चेहरा अभिनव के चेहरे से अब महज कुछ इंच दूरी पर था। अनन्या को अभिनव की गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही थी। अभिनव अपनी अधकुली आंखों से देख सकता था कि अनन्या के होठ कांप रहे हैं। उसकी आंखें प्यार और एक अजीब सी बेकरारी में भरी हुई थी। तभी अभिनव के दिमाग में एक भयंकर विस्फोट हुआ। उसने मन ही मन में कहा, क्या क्या वो मुझे चूमने वाली है। अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह, जिसके सामने मौत भी घुटने टेक देती थी, आज एक लड़की के होठों की नजदीकी के अंदर ही अंदर पूरी तरह से पिघल रहा था। अनन्या धीरे धीरे और करीब झुकने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गुलाबी और मुलायम होठ अभिनव के होठों की तरफ बढ़ने लगे। वो उसे चूमना चाहती थी। वो उस प्यार का इजहार करना चाहती थी जो आज रात उसके दिल में एक ज्वालामुखी की तरह फटा था। वहीं अभिनव के शरीर की हर एक नस सुन्न हो गई। वो इस पल के लिए तैयार नहीं था। वो क्या करेगा? क्या वो अपनी आंखें खोल दे? क्या वो उसे चूम ले? लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो अनन्या शर्म से पानी पानी हो जाएगी, शायद डर कर भाग जाएगी। इसलिए अभिनव ने अपनी आंखों को उसी तरह अधकुला रखा और बिल्कुल स्थिर रहा। अनन्या के होठ अभिनव के होठों के इतने करीब आ गए थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। लेकिन ठीक उसी पल जब उनके होठ टकराने ही वाले थे, अनन्या अचानक रुक गई। उसकी आंखें खुल गई। उसके अंदर का वो पुराना संस्कार, वो झिझक, वो अपराध बोध वापस आ गया।
अनन्या ने मन ही मन खुद को रोक कर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने 3 साल तक नफरत दी है। मैं बिना उसकी मर्जी के जब वो सो रहा है उसे इस तरह से नहीं चूम सकती। मुझे उसका प्यार जीतना होगा, मुझे उसके काबिल बनना होगा। ये सोचते हुए अनन्या ने अपने होठों की दिशा बदल दी। वो अभिनव के होठों से हटकर थोड़ी ऊपर की ओर झुकी और फिर बहुत ही कोमलता और बहुत ही प्यार और एक असीम सम्मान के साथ अनन्या ने अपने नरम होठ अभिनव के चौड़े माथे पर रख दिए। एक बहुत ही हल्का सा लेकिन रूह को छूने वाला किस। ये कोई हवस या महज शारीरिक आकर्षण नहीं था। ये एक पत्नी अपने रक्षक, अपने पति और अपने प्यार के लिए एक बहुत ही पवित्र एहसास रखती थी। अभिनव के माथे पर जैसे ही अनन्या के होठ का स्पर्श हुआ, अभिनव के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, जो किसी खंजर या गोली से ज्यादा असरदार थी। उस एक छोटे से किस ने लायन के उस फौलादी और नफरत से भरे दिल की सारी दरारों को भर दिया। 10 सालों में पहली बार अभिनव को लगा कि इस दुनिया में खून खराबे के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए जिया जा सकता है। वहीं किस करने के बाद अनन्या तुरंत पीछे हट गई। उसका पूरा चेहरा शर्म और हया से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसे अपनी ही इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभिनव जाग जाएगा। उसने एक आखिरी बार उस मध्यम रोशनी में सोकर अभिनव को बहुत ही प्यार से निहारा और फिर बिना कोई आवाज किए अपनी जगह से उठी। वो इतनी शर्मिंदा और घबराई हुई थी कि उल्टे पांव लगभग भागते हुए उस अंधेरे स्टोर रूम से बाहर निकल गई। दरवाजा उसने बहुत ही धीरे से बंद कर दिया। कमरे में फिर से वही गुप अंधेरा और सन्नाटा छा गया। लेकिन इस बार यह सन्नाटा डरावना या घुटन भरा नहीं था। इस सन्नाटे में एक बहुत ही मीठी सी गूंज थी। दरवाजा बंद होने के कुछ सेकंड बाद अभिनव ने धीरे से अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली। वो चारपाई से नहीं उठा, वो उसी तरह लेटा रहा। उसने अपना दायां हाथ धीरे से उठाया और अपनी उंगलियों से अपने माथे के उस हिस्से को छुआ जहां अभी कुछ पल पहले अनन्या के होठों का स्पर्श हुआ था। उस जगह पर अभी भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। अचानक उस अंधेरे और सिलन भरे कमरे में अंडरवर्ल्ड के उस सबसे खौफनाक और बेरहम डॉन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये वो व्यंग्यात्मक शैतानी या खौफनाक लायन की मुस्कान नहीं थी। वो अक्सर अपने दुश्मनों को देख कर देता था। यह एक बहुत ही सच्ची, मासूम और सुकून से भरी मुस्कान थी और एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। अभिनव ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी सांस लेकर कहा, तुम पागल हो अनन्या। उसे अनन्या की ये झिझक, ये चोरी छिपे आना, उसका वो करीब आकर होठों से हटकर माथे को चूमना, फिर शर्मा कर भाग जाना, यह सब बहुत ही प्यारा और हसीन लगा था। अभिनव को अब यकीन हो गया था कि कपूर मैंशन की ये दीवारें अब उसके लिए सिर्फ एक छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि अब यहाँ एक ऐसा इंसान था जो सच में उसके वजूद से जुड़ने लगा था। अभिनव ने आसमान की तरफ देखकर सोचा, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी होगी अनन्या। जिस दिन मैं पूजा सहगल और उसने कहा पोस्ट मास्टरमाइंड का खात्मा कर दूंगा, जिस दिन मेरी माँ का प्रोजेक्ट संजीवनी तुम्हारे और दुनिया के सामने आएगा, उस दिन मैं अपना ये भिखारी दामाद का नकाब हमेशा के लिए उतार दूंगा। और इस दिन मैं तुम्हें वो पूरी दुनिया दूंगा जिसके तुम हकदार हो। ये सोचते हुए अभिनव ने करवट बदली और आज 10 साल में पहली बार उसे नींद आ रही थी। एक ऐसी नींद जिसमें कोई खून, कोई गोली की आवाज या साजिश नहीं थी। सिर्फ एक गुलाबी रंग का नाइट गाउन और माथे पर एक पवित्र किस था। देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब अभिनव की आंखें खुली तो सूरज की रोशनी वेंटिलेशंस के सुराग से सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आज की रात खूबसूरत घटना ने अभिनव के दिमाग को पूरी तरह से तरोताजा कर दिया था। लेकिन ये वो याद नहीं भूला था वो किस दुनिया में जी रहा था। आज का दिन बहुत ही खतरनाक और अहम होने वाला था। पूजा सहगल दिल्ली आ चुकी थी। ट्राइडेंट कार्टेल के किलर्स पूरे शहर में यानी लायन को ढूंढ रहे थे और लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर पर आज गुर्रेन का पागलपन अपने चरम पर था। अभिनव अपनी चारपाई से उठा। उसने अपनी वज्र सिक्योरिटी की नीली यूनिफॉर्म पहनी। आज उसे घर का कोई काम नहीं करना था क्योंकि आंचल कपूर ने इसे इशफाक शाह के डर से उसे नौकरों वाले काम पर आज़ाद कर दिया था। अभिनव कमरे से बाहर निकला। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। आंचल कपूर और अनन्या वहां बैठी थी। जैसे ही अभिनव हॉल में आया, अनन्या ने अपनी चाय का कप नीचे रख दिया।
उसकी नजरें अभिनव से टकराई। कल रात की उस घटना को याद करके अनन्या का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो इतनी शर्मिंदा थी कि वो अभिनव की आंखों में आंखें भी नहीं डाल पा रही थी। उसने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और अपने फोन में कुछ देखने का नाटक करने लगी। अभिनव को उसकी ये हरकत देखकर फिर से बड़ी तेज हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर वही सीरियस गार्ड वाला एक्सप्रेशन बनाए रखा। तभी आंचल कपूर ने आज फिर से बहुत ही मीठे स्वर में अभिनव का स्वागत करके कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ नाश्ता कर लो। लेकिन आगे से अभिनव ने मना करके कहा, मुझे देर हो रही है माँ जी, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तभी पीछे से अनन्या की बहुत धीमी मीठी सी आवाज आई, अभिनव। आवाज सुनते ही अभिनव रुका और उसने पलट कर देखा। अनन्या अभी भी फोन पर देख रही थी और लेकिन उसने बिना नजरें उठाए कहा, अपना अपना ध्यान रखना अभिनव। ये एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें जो फिक्र छिपी थी वो अभिनव के दिल तक पहुंच गई। उसने अनन्या की बात का जवाब देकर कहा, आप भी। अभिनव ने बस इतना कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कपूर मेंशन से बाहर निकलकर अभिनव सीधे बस स्टॉप पहुंचा। उसके कान में वो वायरलेस ईयरपीस हमेशा की तरह लगा हुआ था। तभी अनिका की शरारत भरी हंसी गूंजकर अभिनव के कान में गूंजी, गुड मॉर्निंग रोमियो। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव चलते चलते रुक गया। उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अनिका तुम्हें कैसे? दूसरी तरफ अनिका छतरपुर में पागलों की तरह हंस रही थी। उसने हंसकर कहा, मैंने कहा था ना कि मैंने कपूर मेंशन के सारे कैमरे और माइक हैक कर लिए हैं। कल रात उस स्टोर रूम में जो हुआ मैंने सब देख लिया। ओह, लायन तो पिघल गया था भाई। माथे पर केस और वो भी इतनी चोरी छिपे। तुम तो बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो बन गए हो। तभी अभिनव ने उसको डांट कर कहा, शट अप अनिका, दुश्मन पर ध्यान दो, मेरी पर्सनल लाइफ पर नहीं। हालांकि वो अनिका को डांट रहा था, लेकिन उसके खुद के चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे वो छिपा ही नहीं पा रहा था। तभी अनिका ने अपने चेहरे और अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहा, अरे अच्छा बाबा सॉरी, अब सीरियस हो जाओ, आज का दिन बहुत डेंजरस है। आगे से अभिनव ने बस में चढ़कर कहा, रिपोर्ट दो। अनिका की आवाज अब पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गई थी। उसने पूरी रिपोर्ट देकर कहा, पूजा सहगल कल रात 11 ग्रुप के 15वें फ्लोर पर अपना बेस बना चुकी है। उसने पूरी बिल्डिंग को अपने क्लीनर्स के कंट्रोल में ले लिया है। गुरलीन सिंघानिया आहूजा और रेड्डी की हालात उन कुत्तों से भी बदतर कर दी है। वो चारों अब 15वें फ्लोर पर बंधक की तरह हैं। पूजा को यकीन है कि जिस इंसान ने सिंघानिया को बर्बाद किया और क्लब में उसके 6 आदमियों को मारा वो लाया नहीं है। उसने पूरे शहर में अपने इन्फॉर्मर्स छोड़ दिए थे। उसकी बातें सुनकर आगे से अभिनव ने अपने दूसरे मिशन की जानकारी मांग कर पूछा, और सीक्रेट लैब का क्या स्टेटस है? उधर से अनिका ने जवाब देकर कहा, डॉक्टर सान्या और बाकी दोनों साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट संजीवनी की माइक्रोचिप को डिकोड करना शुरू कर दिया। विक्रम वहां 24 घंटे पहरा दे रहा है। उन्हें फॉर्मूले का बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया। वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे एडवांस्ड बायोकेमिकल फॉर्मूला है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 48 घंटे में वो पहली दवाई का बैच तैयार कर लेंगे। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने खुश होकर कहा, एक्सीलेंट। तभी अनिका ने उसको चेतावनी देकर कहा, लेकिन अभिनव, तुम आज लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर पर मत जाओ। पूजा सहगल वहां बैठी है। वो बहुत तेज औरत है। अगर उसने तुम्हें कल क्लब या मैं कहीं और देख लिया हो, या अगर उसे शक हो गया, वो तुम्हें गोली मरवा देगी। तुम उस बिल्डिंग में अकेले फंस जाओगे। वैसे भी कल उसने गुरलीन से तुम्हें वहां से हटाने के लिए कह ही दिया था। वहीं इधर उसकी यह बात सुनते ही अभिनव बस से उतरा। सामने लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की गगनचुंबी काले शीशों वाली इमारत खड़ी थी, जो आज पूरी तरह से दुश्मनों के गढ़ बन चुकी थी। अभिनव ने अपनी वज्र सिक्योरिटी की नीली कैब को थोड़ा नीचे की तरफ खींचा। अभिनव ने एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान के साथ कहा, मैं अकेला कहाँ हूँ निका, मेरे साथ मेरा खंजर है। और पूजा सहगल मुझे ढूंढ रही है, तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो मुझे देखे। शेर कभी अपनी मान से नहीं भागता, भले ही उस लकड़बगों ने उस पर कब्जा कर लिया हो। मैं आज उस औरत की आंखों में वो खौफ देखूंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। अनिका ने एक
से कहकर अभिनव ने स्टाफ एंट्री से बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। पूजा सहगल और लायन का ये आमना सामना अब छिपकर नहीं, बल्कि सीधे आंखों में आंखें डालकर होने वाला था। दिल्ली की जमीन अब खून पसीने के लिए प्यासी हो चुकी थी। लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सर्विस लिफ्ट तेजी से 15वें फ्लोर की तरफ ऊपर जा रही थी। लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक खामोशी थी। लिफ्ट की ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी में अभिनव का चेहरा बिल्कुल भावहीन और सख्त लग रहा था। उसने अपनी वजह सिक्योरिटी की उस नीली यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन को ठीक किया और सिर के ऊपर कैप को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लिया, ताकि उसकी आंखों का वो खौफनाक लायन वाला अक्स किसी की आसानी से नजर न आए। उसने बेल्ट के पीछे पैंट के अंदर बड़ी ही सफाई से छिपा हुआ अपना वो इटालियन कॉम्बैट टैगर उसे याद दिला रहा था कि वो इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक मांद में कदम रखने जा रहा है। तभी अभिनव ने कान में लगे उस अदृश्य वायरलेस ईयरपीस में अनिका की आवाज फिर से गूंजी। लायन, लिफ्ट 15वें फ्लोर पर पहुंचने वाली है। अभिनव, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बिल्डिंग के सेंसर्स हैक कर लिए हैं। 15वें फ्लोर का नक्शा अब पूरी तरह से बदल चुका है। वहां अब कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कोई क्लर्क या कोई आम गार्ड मौजूद नहीं। पूजा सहगल ने पूरे फ्लोर को एक मिलिट्री बंकर में तब्दील कर दिया। ये कहकर उसकी आवाज में एक भयंकर टेंशन और घबराहट आ गई। लेकिन अभिनव की सांसों में कोई बदलाव नहीं आया। उसने बिना होठ हिलाए गले की नसों के जरिए बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, कितने लोग हैं वहां? वहीं अनिका की उंगलियों ने कीबोर्ड पर चलने की आवाज आई। उसने अभिनव की बात का जवाब देकर कहा, फ्लोर के कॉरिडोर में ट्राइडेंट कार्टेल के कम से कम टॉप क्लास 12 लोग क्लीनर्स तैयार हैं। उन सबके पास साइलेंसर लगी सब मशीन गन्स हैं। उन्होंने थर्मल स्कैनर लगा रखे हैं। और पूजा सहगल, वो गुरलीन के कैबिन में बैठी है। गुरलीन, सिंघानिया, आहूजा रेड्डी सब उसी कैबिन में बंदूकों की तरह जमीन पर बैठे हैं। अभिनव, ये सुसाइड है। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें देखते ही भून देंगे। तुम वापस आ जाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर अभिनव के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म और जहरीली मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, शेर कभी अपने शिकार के दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं लौटता निका। पूजा सहगल को लगता है कि उसने इस फ्लोर पर कब्जा कर लिया। मैं बस उसे एहसास दिलाने जा रहा हूं कि वो जिस पिंजरे को अपनी सुरक्षा समझ रही है, वो पिंजरा उसी की कब्र बनने वाला है। लेकिन उधर से अनिका तड़प उठी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, लेकिन अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो? उस रात तुमने उसके 6 आदमियों को मारा है। उधर से अभिनव ने जवाब देकर कहा, मुझे सिर्फ 15,000 के रोने वाले गार्ड के रूप में उसने देखा है, और आज मैं उसे वही ड्रामा दिखाऊंगा। मुझे बस एक बार उस औरत के दिमाग में पल रहे खौफ का मुआयना करना है। मुझे देखना है कि जब एक भिखारी मौत के मुंह में आता है तो वो महारानी क्या करती हैं। उसने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी लिफ्ट का आवाज गूंजी। 15वें फ्लोर के नंबर पर लाल बत्ती जल उठी। दरवाजे खुलने लगे। अभिनव ने पलक झपकते ही अपने चेहरे की उस लाइन वाली खौफनाक राशि चमक को पूरी तरह से बुझा दिया। उसके कंधे जो अब तक उन चौड़े हो रखे थे, वह अचानक नीचे की तरफ झुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी, डर और बेबसी आ गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। महज 1 सेकंड के अंदर अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बादशाह एक दब्बू, लाचार और डरे हुए 15,000 की नौकरी वाले सिक्योरिटी गार्ड में बदल चुका था। ये एक ऐसा ऑस्कर विनिंग नकाब था जिसे भेद पाना मुश्किल और किसी भी मशीन या इंसान के बस की बात नहीं। तभी लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए। अभिनव ने कांपते कदम के साथ लिफ्ट से बाहर निकले। बाहर का नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। पूरे फ्लोर पर पसरा हुआ महंगा कालीन आज भारी भरकम जूते की आवाजों से रौंदा जा रहा था। जगह जगह पर काले सूट पहने, काला चश्मा लगाए, हाथ में ऑटोमेटेड गन्स पकड़े हुए विदेशी और खूंखार किलर्स खड़े थे। उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। वो मशीनों की तरह सिर्फ अपने टारगेट्स को स्कैन कर रहे थे। सामने गुरलीन के विशाल कांच वाले कैबिन में पूजा सहगल किसी खूंखार महारानी की तरह उस बड़ी सी बॉस चेयर पर बैठी थी। उसका वो ग्रे कलर का अरमानी सूट, उसका वो पत्थर जैसा भावहीन चेहरा साक्षात मौत का प्रतीक लग रहा था। गुरलीन और 3 गद्दार डायरेक्टर, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी,
उसके सामने सिर झुकाए कुत्तों की तरह खड़े कांप रहे थे। वहीं अभिनव ने डरे हुए अंदाज में अपनी आंखें झुका ली और धीरे धीरे अपने उसी पुराने सिक्योरिटी डेस्क की तरफ बढ़ने लगा, जहां वो रोज बैठता था। लेकिन वो अभी 2 ही कदम बढ़ा था कि धड़ उसके चेहरे पर लोहे जैसी भारी और फुलादी बाह हवा में लहराती हुई आई और अभिनव के सीने पर इतनी जोर से टकराई कि अभिनव लड़खड़ा कर पीछे लिफ्ट की दीवार से जा टकराया। अभिनव चाहता तो 1 सेकंड में 1000वें हिस्से में उस हाथ को पकड़कर उस आदमी की कलाई तोड़ सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने एक धक्के से पूरी तरह से अपने शरीर पर लिया और दर्द से करहाने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ा। अभिनव ने अपनी छाती पकड़कर एक सर्द भरी आवाज निकाली, ओह! उसके सामने 6.5 फुट का एक भयंकर और खूंखार रशियन क्लीनर्स खड़ा था। उसकी गर्दन पर गोलियों के निशान थे। उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। उसने अपने ऑटोमेटेड पिस्तौल अभिनव के सिर पर तान दी। उस क्लीनर ने बहुत ही भारी और अजीब सी हिंदी इंग्लिश लहजे में दहाड़ कर कहा, वहीं रुक जा कीड़े। यह आवाज सुनते ही आसपास के खड़े चारों ओर क्लीनर्स अपनी बंदूक तान कर अभिनव को चारों तरफ से घेर कर इकट्ठा हो गए। उन्होंने अभिनव को पूरी तरह से घेर लिया। अभिनव ने जमीन पर पास पड़े अपने हाथों को हवा में उठा लिया और बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ और लाचारी के आंसू आ गए। तभी उस क्लीनर ने चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैडम ने कल ही तुम्हें और इस पूरी बिल्डिंग के हर एक पालतू कीड़े को यहाँ से 15 फ्लोर पर आने से मना किया था। इस फ्लोर को सील कर दिया गया और फिर तू यहाँ मुंह उठाकर कैसे चला आया? उस विशाल क्लीनर ने अभिनव की नीली वर्दी का कॉलर पकड़कर उसे एक झटके में जमीन से उठा लिया और दीवार पर दौड़ मारा। अभिनव ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर फुट फुट कर रोने की एक्टिंग करके कहा, साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे मत मारिए साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ साहब। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि कोई भी पत्थर दिल इंसान उसे छूकर पिघल जाए। तभी उस क्लीनर ने अभिनव की पसलियों पर एक जोरदार बंदूक के बट से प्रहार किया और बोला, चुप कर साले। बंदूक के बट लगते ही अभिनव दर्द से करहाता हुआ फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द में करहा कर कहा, ओह भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं यहाँ कोई जासूसी करने नहीं आया। तभी एक दूसरे गार्ड ने अभिनव को बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर उठाकर कहा, तो फिर यहाँ मरने आया है? बोल, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अभिनव ने रोते हुए हाँफ कर कहा, "क- किसी ने नहीं साहब, कल मैडम ने गुस्से में मुझे यहाँ से भगा दिया। मेरी मेरी नौकरी चली गई साहब। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर मुझे ये 15,000 की नौकरी वापस नहीं मिली तो मेरी बीवी बिना दवाइयों के तड़प तड़प कर मर जाएगी साहब। मैं तो बस बस मैडम के पैरों में गिर कर अपनी नौकरी वापस मांगने आया था। मुझे बस एक बार मैडम से बात करने दीजिए, मैं उनके पैर चूम लूंगा। अभिनव के बीमार बीवी और पैसों की जरूरत वाली कहानी इतनी सजीव और दर्दनाक लग रही थी कि किसी को उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। वो खूंखार किलर्स भी इसी रोते गिड़गिड़ाते भिखारी को देखकर अब थोड़ा रिलैक्स होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक लाचार और बेचारा बेवकूफ हिंदुस्तानी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए मौत के मुंह में आ गया है। उस विशाल रशियन किलर ने हकारत से अभिनव के चेहरे पर थूक कर कहा, तेरी बीवी मरे या तू मरे, हमें कोई मतलब नहीं। मैडम के पास ऐसे सड़क छाप भिखारियों के लिए कोई वक्त नहीं। चल दफा हो जाए यहाँ से, वरना तेरी लाश भी तेरी बीवी को देखने को नहीं मिलेगी। तभी अभिनव ने उस क्लीनर के पैरों को पकड़ने की कोशिश करके कहा, साहब, प्लीज साहब, बस 1 मिनट बात करवा दीजिए। लेकिन आगे से क्लीनर ने अभिनव को जोर से लात मारकर पीछे धकेल कर कहा, मैंने कहा ना भाग यहाँ से। इस सारी चीख पुकार, रोने धोने और मुक्के की आवाजें इतनी तेज हो गई थी कि इस खामोश फ्लोर पर एक भयंकर शोर मच गया। ये शोर धीरे सीधे गुलीन के उस साउंड प्रूफ कांच वाले केबिन को पार करते हुए अंदर बैठी महारानी के कानों तक पहुंच गया। शोर सुनकर अंदर कैबिन की बैठी पूजा सहगल का माथा ठनक गया। ट्राइडेंट कार्टल का पूरा एम्पायर खतरे में था।
उसके 6 किलर्स क्लब में मारे गए थे। लायन का खौफ पूजा के दिमाग पर हथौड़े मार रहा था और ऐसे ही नाजुक वक्त पर उसके किए गए सील फ्लोर पर यह तमाशा और ये शोर। पूजा सहगल के चेहरे की नसें तन गई। उसने अपनी अरमानी जैकेट को ठीक किया और अपनी कुर्सी से एक झटके में खड़ी हो गई। उसको ऐसे खड़ा होता देखकर गुरलेन, सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी डर के मारे एक तरफ सिकुड़ गई। तभी पूजा के कैबिन में दरवाजा खोला और बाहर कॉरिडोर में कदम रखा। पूजा की वो सर्द, भारी और जहरीली आवाज पूरे 15वें फ्लोर पर किसी उसने चिल्ला कर कहा, ये क्या हो रहा है? यह आवाज एक खौफनाक हथियार का अधिकार थी और वो रशियन क्लीनर और बाकी किलर्स तुरंत सीधे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। पूजा की हील्स की खटखट पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। वो चलते हुए उस जगह पर आई जहां अभिनव जमीन पर पड़ा रो रहा था, हाथ जोड़ रहा था। तभी उस रशियन किलर ने सिर झुकाकर घबराई हुई आवाज में कहा, मैम, मैं माफी चाहता हूं मैम, हमने फ्लोर सील कर दिया था, लेकिन ये बेवकूफ गार्ड नीचे से सर्विस लिफ्ट में छिपकर यहाँ तक आ गया। यह वही कीड़ा है जिसे कल आपने यहाँ से निकाला था। पूजा सहगल ने अपनी बर्फीली और मौत जैसी आंखें जमीन पर पड़े अभिनव को देखा। अभिनव की नीली वर्दी जमीन के धूल से गंदी हो चुकी थी। उसकी कैप सिर से गिरकर दूध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वह एक डरे हुए जानवर की तरह कांप रहा था। अभिनव ने पूजा सहगल की तरफ खिसक कर अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू करके कहा, प्लीज, प्लीज मैडम जी, भगवान के लिए मुझ पर रहम कर दीजिए। मैडम जी, मेरी बीवी कैंसर से तड़प रही है। मेरे पास उसके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। कल आपने मेरी नौकरी छीन ली। हॉस्पिटल वालों ने मेरी बीवी को बाहर निकाल दिया। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मैडम जी, मेरी वो 15,000 की नौकरी मुझे वापस दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपके घर के बर्तन धो लूंगा, बस मेरी नौकरी। उसकी ये बात सुनकर पूजा सहगल के चेहरे पर भयंकर घृणा, चिड़चिड़ाहट और नफरत का भाव आ गया। उसने अभिनव को इस तरह देखा जैसे कोई इंसान अपने महंगे जूतों पर लगे कीचड़ को देखता है। कल से उसका दिमाग लायन के नाम के खौफनाक और अदृश्य दुश्मन से लड़ने की रणनीतियां बना रहा था। उसे लगा था कि शायद कोई बहुत ही बड़ा हमलावर फ्लोर में घुस आया है, लेकिन यहाँ क्या था? एक बिगलकता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ भिखारी गार्ड। पूजा सहगल ने मन ही मन में एक घिनौनी हंसी हंस कर सोचा, कैंसर की बीमारी, नौकरी की भीख, ये देश और यहाँ के छोटे कीड़े हमेशा अपनी इसी जज्बाती और गरीबी की सड़ान में जीते रहते हैं। ऐसे लोगों को तो पैरों तले कुचल कर मार देना चाहिए। पीछे कैबिन में गुरलीन भी बाहर आ गई। जब गुरलीन ने जमीन पर अभिनव को देखा तो उसे कल रात का प्राइम स्टार होटल का वो नजारा याद आ गया। गुरलीन ने भी अपने मन में अभिनव की औकात का मजाक उड़ाकर कहा, 70 करोड़ का द ब्लू मून हार पहनने वाला दामाद आज अपनी नौकरी के लिए रो रहा है। इशफाक शाह ने सच में इसे एक दिन की खैरात देकर छोड़ दिया होगा। कैसा बदनसीब कुत्ता है ये। वहीं पूजा सहगल अपने कानों पर हाथ रखकर एक भयंकर चिड़चिड़ाहट के साथ अपने क्लीनर्स को हुक्म देकर बोली, चुप कराओ इस रोते हुए कीड़े को। मेरे पास इस बकवास के लिए वक्त नहीं। मैं यहाँ लायन जैसे खतरनाक दुश्मनों से निपटने आई हूँ और तुम लोग मेरे फ्लोर पर इस कचरे को घुसने दे रहे हो। तुम्हारी सिक्योरिटी किसी मजाक से कम नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही रशियन क्लीनर ने घबरा कर कहा, माफ कीजिए मैम। तभी पूजा ने चीख कर कहा, मुझे माफी नहीं चाहिए। इस इंसान को अभी के अभी यहाँ से घसीट कर बाहर फेंको। इसे बिल्डिंग के बाहर सड़क पर फेंक कर आओ और अगर आज के बाद ये बिल्डिंग के आसपास भी नजर आया तो इसकी खोपड़ी में 10 गोलियां उतार देना। मुझे इस कचरे की शक्ल दोबारा नहीं देखनी। उनका यह ऑर्डर सुनते ही क्लीनर्स ने एक साथ दहाड़ कर कहा, जी मैम। तभी अभिनव ने पागलों की तरह चीखना और जमीन पर लौटना शुरू करके कहा, नहीं मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बीवी मर जाएगी, प्लीज। उसकी इस एक्टिंग ने पूजा सहगल के दिमाग को और भी ज्यादा खराब कर दिया। पूजा ने बिना किसी भाव के कहा, निकालो इसे यहाँ से। ये कहते हुए पूजा ने अपना मुंह फेर लिया और वापस गुरलीन के कैबिन की तरफ जाने लगी। दो भारी भरकम रशियन क्लीनर्स ने आगे बढ़कर अभिनव के दोनों हाथों और कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसने अभिनव को जमीन से ऐसे उठाया जैसे वो कोई बोरी हो। तभी अभिनव ने हवा में अपने पैर मारकर
रोते हुए और छटपटाने का नाटक करके कहा, मुझे छोड़ दो मैडम जी, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन उन खूंखार क्लीनर्स ने अभिनव की एक नहीं सुनी। वो उसे घसीटते हुए जमीन पर उसके जूतों को रगड़ते हुए सर्विस लिफ्ट की तरफ लेकर जाने लगे। पूजा सहगल अपने कैबिन के दरवाजे के पास खड़ी थी। गुरलीन उसके पीछे थी। सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी भी उस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। पूजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो किसी गरीब को कुचलने के बाद एक घमंडी अमीर को मिलती है। क्लीनर्स ने अभिनव को घसीट कर लिफ्ट के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक क्लीनर ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे खुलने लगे और ठीक इसी पल जब अभिनव को उस मौत के फ्लोर से बाहर फेंका जा रहा था, अभिनव जो अब तक फूट फूट कर रो रहा था, जिसकी आंखें आंसुओं से लाल थी, जो डर के मारे थर थर कांप रहा था, अचानक उसका शरीर अब कांपना बंद हो गया। उसके चेहरे का सरा हुआ वो डर, बेबसी और लाचारी एक सेकंड के 1000वें हिस्से में गायब हो गई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। अभिनव को वो दोनों क्लीनर्स घसीट रहे थे। लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। तभी अभिनव ने अपनी गर्दन को बहुत धीरे से, एक खौफनाक और रोबोटिक अंदाज में घुमाया। उसने अपनी नजर सीधे कैबिन के बाहर खड़ी पूजा सहगल के चेहरे पर टिका दी। पूजा सहगल, जो अपनी उसी घमंडी और ठंडे निगाहों से अभिनव को लिफ्ट में फेंकते हुए देख रही थी, उसकी नजरें अचानक अभिनव की आंखों से टकरा गई। जैसे ही उन आंखों में दोनों आंखें मिली, अभिनव के होठों पर एक मुस्कान आई। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। ये वो भिखारी और मजबूर इंसान की मुस्कान नहीं थी। ये एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें शमशान की खामोशी थी, जिसमें 10 साल पुराना मौत का नंगा नाच था। ये एक साइकोपैथिक और बड़ी शैतानी मुस्कान थी। इस मुस्कान में एक ऐसा रहस्य और ऐसा खौफ छिपा था, जैसे कोई यमराज अपने शिकार को चिता पर लिटाने से पहले मुस्कुराता है। अभिनव की वो बर्फीली और गहरी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक जहरीली आग से वो चमकने लगी थी। उन आंखों में साफ साफ लिखा था, तुमने मुझे नहीं निकाला पूजा, मैंने तुम्हें देख लिया है। पूजा सहगल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके शरीर का सारा खून जैसे किसी ने बर्फ में बदल दिया हो। उसकी वो ठंडी और घमंडी आंखें अचानक खौफ से फटी रह गई। पूजा के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या था? ये रोते हुए भिखारी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान, ये आंखें तो ऐसे किसी इंसान की है जिसने हजारों कत्ल किए हों। ये एक गार्ड की आंखें नहीं हो सकती। पूजा के पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी गार्ड को नहीं बल्कि साक्षात लायन को देख रही हो। उसके होंठ कांप गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लाकर कहा, रुको, रुको, उसे उसे वहीं रोक लो, उसे लिफ्ट में मत डालना। पूजा सहगल पागलों की तरह चीख कर लिफ्ट की तरफ भागी। पूजा की चीख सुनकर गुरलीन, डायरेक्टर्स और सारे क्लीनर्स सन्न रह गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उनके महारानी को क्या हो गया। क्लीनर्स ने लिफ्ट के दरवाजे पर अभिनव को रोक लिया, लेकिन जब पूजा सहगल हांफते हुए और खौफ से कांपते हुए लिफ्ट के पास पहुंची, उसने दोबारा अभिनव के चेहरे की तरफ देखा, तो वहां कोई शैतानी मुस्कान नहीं थी। वहां कोई खौफनाक लाइन नहीं था। अभिनव का चेहरा वापसी उसी डरे हुए, रोते हुए, कांपते सिक्योरिटी गार्ड में बदल चुका था। अभिनव की आंखों में फिर से आंसू बह रहे थे। उसका निचला होठ डर के मारे बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था। अभिनव ने फूट फूट कर रो कर कहा, मैडम जी, मुझे मुझे मत मारना मैडम जी, मैं जा रहा हूँ। मैं जिंदगी में कभी इस बिल्डिंग की तरफ मुंह करके नहीं देखूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करना मैडम जी। उसकी यह बात सुनकर पूजा सहगल वहीं लिफ्ट के बाहर बुत बनकर खड़ी रह गई। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। वो पागलों की तरह अभिनव की आंखों को स्कैन कर रही थी। वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो शैतानी चमक, वो खौफनाक मुस्कान, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक भिखारी की लाचारी नजर आ रही थी। पूजा सहगल का तेज और शातिर दिमाग अब खुद इसी खेल के साथ खेल रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, क्या क्या मुझे कोई भ्रम हुआ था? क्या मैं लायन के डर से इतनी ज्यादा पागल हो चुकी हूँ कि मुझे एक मामूली और रोते हुए गार्ड के चेहरे पर मौत का शैतान नजर आने लगा? हाँ, यही सच है। यह सिर्फ मेरा भ्रम था। 15,000 का कीड़ा ऐसी मुस्कान कैसे दे सकता है? मेरा दिमाग थकान और स्ट्रेस का शिकार हो रहा है।
पूजा सहगल ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली, अपने अंदर के उस खौफ को वापस दबा लिया। तभी गुरलीन ने भागकर उसके पास आकर पूछा, मैम, मैम क्या हुआ मैम? क्या उसे वापस अंदर लाना है? क्या मैं उसे पूछताछ करूं? उसकी बात सुनकर पूजा ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर फिर से वही पुराना घमंड और नफरत आ गई थी। पूजा ने अभिनव की तरफ पीट करके नफरत से कहा, नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस कचरे को देखकर। इसे फौरन बाहर सड़क पर फेंक कर आओ। बिल्डिंग के चारों तरफ सिक्योरिटी डबल कर दो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही आगे से रशियन क्लीनर्स ने अभिनव को लिफ्ट के अंदर धकेल कर कहा, यस मैम। वहीं अभिनव लिफ्ट के अंदर जमीन पर पड़ा हुआ हाथ जोड़कर रोता रहा। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, बचा लीजिए मैडम जी, भगवान आपका भला करेगा। और फिर वो लिफ्ट के भारी स्टील के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। दरवाजों के बीच की दरार से अभिनव ने आखिरी बार पूजा सहगल की उस मुड़ी हुई पीठ को देखा। जैसे लिफ्ट के दरवाजे पूरी तरह से बंद हुई, लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी। अभिनव का वो रोता हुआ चेहरा, वो बेबसी और वो कांपना, सब कुछ एक झटके में हवा हो गया। अभिनव लिफ्ट के फर्श से उठा। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी। उसने अपनी नीली कैप को सीधा किया और अपनी टाई को ठीक किया। अब उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ ऐसा जहरीला, बर्फीला और खौफनाक सन्नाटा था जो किसी भी ज्वालामुखी के फटने से पहले होता है। तभी उसके कानों में ईयरपीस ब्लिंक हुआ। अनिका की आवाज आई, लायन, मैंने सीसीटीवी फीड पर देखा। तुमने तो क्या किया है अभिनव? पूजा सहगल की तो जैसे जान निकल गई थी। एक पल के लिए वो पागलों की तरह तुम्हारी तरफ भागी थी। अनिका की आवाज में एक भयंकर रोमांच और कंपकपाहट थी। वहीं उसकी बात सुनकर अभिनव के होठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। अभिनव ने अपनी लेदर बेल्ट के पीछे रखे खंजर को छूकर एक बहुत ही सर्द और गूंजती हुई आवाज में कहा, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर अनिका। मैंने उस औरत के दिमाग में वो बीज बो दिया है जो उसे अब हर रात सोने नहीं देगा। उसे हर परछाई में, हर मामूली इंसान में अब लायन नजर आएगा। वो पागल हो जाएगी अपनी सुरक्षा को लेकर, और एक डरा हुआ शिकारी हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। उसकी ये बात सुनकर उधर से अनिका ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सच में एक मास्टरमाइंड हो अभिनव। तुम्हें बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया है, अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? इधर से अभिनव ने लिफ्ट के शीशे में अपने सख्त चेहरे को देखकर कहा, पूजा सहगल का चेहरा मैंने देख लिया है, उसका घमंड मैंने नाप लिया। अब इस बिल्डिंग में मेरा कोई काम नहीं। अब मेरी असली जंग उस सीक्रेट लैब और फरहान खान की फौज के साथ होगी। विक्रम से कहो कि गाड़ी तैयार रखे, मुझे सीक्रेट लैब जाना है। मुझे देखना है कि डॉक्टर सान्या मेरी माँ के प्रोजेक्ट संजीवनी को डिकोड करने में कितनी कामयाबी हासिल कर रही है। दूसरी तरफ से अनेका ने तुरंत जवाब देकर कहा, विक्रम की गाड़ी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। तभी बाहर खड़े दो रशियन क्लीनर्स अभिनव को कॉलर पकड़कर बाहर घसीटने लगे। उनको देखते ही अभिनव ने फिर से उनको रोने वाला नाटक शुरू करके कहा, छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन क्लीनर्स ने अभिनव को घसीटकर बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर निकाला। उसे सड़क पर जोर से धक्का दे दिया। क्लीनर्स ने गालियां बककर कहा, दफा हो जा कीड़े, अगर दोबारा दिखा तो तेरी खोपड़ी खोल देंगे। ये कहते वो वापस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अभिनव सड़क की धूल में गिरा हुआ था। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे एक गरीब और घिसा पिटा गार्ड समझकर तरस भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन अभिनव ने जमीन से उठकर अपने कपड़े झाड़े। उसने लायन ग्रुप की उस 60 मंजिला गगनचुंबी इमारत की तरफ अपनी नजरें उठाई। 15 फ्लोर के उस कांच के दरवाजे के पीछे पूजा सहगल को लग रहा था कि उसने एक कीड़े को बाहर फेंक दिया। उसे नहीं पता था कि उसने मौत को बाहर आजाद कर दिया है। कुछ ही दिनों में एक बवंडर बनकर उसके खरबों के डॉलर फार्मा एम्पायर को निगलने वाला था। तभी सड़क के किनारे एक काले रंग की डार्क विंडो फोर्ड एंडेवर आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और अभिनव उस गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर मौजूद विक्रम था। विक्रम ने सम्मान के साथ सिर झुकाकर पूछा, सब ठीक रहा लायन? अभिनव ने अपनी नीली वज्र सिक्योरिटी की शर्ट को उतार कर कहा, सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ है विक्रम। मैंने पूजा सहगल की आंखों में वो मौत का खौफ प्लांट कर दिया। अब वो अपनी परछाई से डरेगी। मुझे सीक्रेट लैब चलो। वक्त बहुत कम है, हमें प्रोजेक्ट संजीवनी की पहली डोज तैयार करनी है।
उसका यह ऑर्डर सुनते ही विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी दिल्ली के उस वीरान और पहाड़ी इलाके की तरफ दौड़ पड़ी, जहां जमीन के 100 फीट नीचे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार अपनी सांसें ले रहा था। दिल्ली की तपती दोपहरी अब ढलने को तैयार हो रही थी। काले शीशों वाली फोर्ड एंडेवर शहर के बाहरी ट्रैफिक और कंक्रीट के जंगलों को पीछे छोड़कर अरावली की उन सूखी और वीरान पहाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। गाड़ी के अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जिसमें तूफान से पहले की शांति साफ महसूस की जा सकती थी। पिछली सीट पर बैठा अभिनव अब अपनी उस पसीने और धूल से सनी वज्र सिक्योरिटी की नीली शर्ट को उतार चुका था। उसके चौड़े और फौलादी सीने पर अभी भी 10 साल पुराने निशान मौजूद थे, जिसे उसने अब तक अपनी धड़कनों के पास छुपा कर रखा हुआ था। इसके बाद उसने एक साधारण सी काली टी शर्ट पहन ली। उसका चेहरा अब उस लाचार, डरपोक और गिड़गिड़ाने वाले गार्ड का नहीं था। उसके चेहरे पर अब वही राजसी, खौफनाक और बर्फीला लाएं वाला रुतबा लौट आया था। ड्राइविंग सीट पर विक्रम मौजूद था। विक्रम की नजरें सड़क पर थी, लेकिन वो रियर व्यू मिरर से बार बार अभिनव के चेहरे पर आ रहे सुकून को देख रहा था। तभी विक्रम ने खामोशी को तोड़कर कहा, लायन। पूजा सहगल अब 15वें फ्लोर पर पागलों की तरह अपनी सिक्योरिटी को डबल कर रही होगी। आपने उसके दिमाग में जो खौफ का बीज बोया है, वो उसे अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ट्राइडेंट कार्टेल के किलर्स दिल्ली की हर सड़क, हर गली में हमारी भनक ढूंढ रहे होंगे। तभी अभिनव ने अपनी आंख बंद करके एक बहुत ही गहरी और शांत आवाज में कहा, उन्हें ढूंढने दो विक्रम। शिकारी जब तक जंगल में भटकता है, तब तक शिकार अपनी मान में महफूज रहता है। पूजा सहगल को लग रहा है कि मैं उस पर गोलियों से वार करूंगा। उसे नहीं पता कि मैं उसके वजूद की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने जा रहा हूं। सीक्रेट लैब का क्या स्टेटस है? विक्रम ने गाड़ी को एक कच्चे और धूल भरे रास्ते पर मोड़कर कहा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। डॉक्टर सान्या और उनकी टीम ने कल रात ही एक पल के लिए आंखें नहीं झपकाई। वो प्रोजेक्ट संजीवनी की माइक्रोचिप के डेटा को डिकोड करके उसे सिंथेसाइज करने की आखिरी स्टेज पर है। मैंने खदान के चारों तरफ अपने सबसे भरोसेमंद स्नाइपर्स तैनात कर दिए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभिनव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। अरावली की वीरान खदानें नजदीक आ रही थी। यहाँ जमीन के 100 फुट नीचे उसकी माँ का वो सपना चल रहा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल क्रांति बनने वाला था। गाड़ी एक बहुत ही पुरानी, बंद पड़ी पत्थर की खदान के पास आकर रुकी। बाहर से देखने पर यह जगह बिल्कुल सुनसान, डरावनी और खंडर जैसी लग रही थी। यहाँ किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम ने गाड़ी को एक टूटे हुए शेड के अंदर खड़ा किया। दोनों गाड़ी के बाहर निकले। विक्रम एक पुराने सी लोहे की दीवार के पास गया। उसने दीवार के एक गुप्त पैनल को हटाया, जिसके पीछे एक हाई टेक रेटिना स्कैनर और बायोमेट्रिक पैड छिपा हुआ था। विक्रम ने अपनी आंखें स्कैन करवाई और अपना फिंगरप्रिंट लगाया। तभी जमीन पर एक भारी लोहे की प्लेट बिना कोई आवाज किए खिसक गई। नीचे जाने के लिए एक इंडस्ट्रियल लिफ्ट नजर आने लगी। अभिनव और विक्रम लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट तेजी से जमीन की गहराइयों में उतरने लगी। 10 फीट, 50 फीट और 100 फीट। उसके बाद लिफ्ट के भारी दरवाजे खुले। इस विशाल लैब के बीचों बीच कांच के मुख्य चैम्बर में 3 सफेद कोट पहने वैज्ञानिक पागलों की तरह काम में जुटे हुए थे। उनके चेहरे पर पसीना था और उनकी आंखों में थकान भी थी, लेकिन उनके काम करने की रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। ये वही 3 ब्रोकन जीनियस थे, डॉक्टर शनाइडर, डॉक्टर यामामोतो और डॉक्टर सान्या। इन तीनों का करियर पूजा सहगल के फार्मा माफिया ने बर्बाद कर दिया था। आज ये तीनों उसी माफिया के ताबूत में आखिरी किल ठोकने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। जैसे ही अभिनव ने लैब में कदम रखा, उसका खौफनाक और करिश्माई ओरा पूरे हॉल में फैल गया। गार्ड्स ने तुरंत सीधे खड़े होकर सिर झुका लिया। अभिनव तेज कदमों से उस कांच के चैम्बर की तरफ बढ़ा। अभिनव को आता देखकर डॉक्टर सान्या ने अपना माइक्रोस्कोप छोड़ा और उस चैम्बर के दरवाजे के बाहर आ गई। डॉक्टर सान्या की आंखों के नीचे काले घेरे जो लगातार काम करने की गवाही दे रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में एक ऐसी चमक, एक ऐसा असीम उत्साह और श्रद्धा थी जिसे अभिनव ने पहले नहीं देखा था। डॉक्टर सान्या ने अभिनव के सामने आते ही लगभग अपने हाथ जोड़ दिए
और उसकी आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे, उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं मेरे मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी माँ स्वर्गीय श्रीमती निहारिका गुप्ता कौन थी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक और एक फरिश्ता थी। डॉक्टर सान्या की आवाज कांप रही थी। उसने अपने हाथ में एक डिजिटल टैबलेट पकड़ा हुआ था। उसकी यह बात सुनकर अभिनव की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई, जिसे उसने तुरंत कंट्रोल कर लिया। अपनी माँ की तारीफ सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अभिनव ने बिल्कुल शांत और गंभीर आवाज में कहा, मुझे रिपोर्ट दो, डॉक्टर। क्या प्रोजेक्ट संजीवनी सच में वो चमत्कार है जो पूजा सहगल को बर्बाद कर सकता है? डॉक्टर सान्या ने गहरी सांस ली, अपने टैबलेट की स्क्रीन को ऑन किया और जिस पर डीएनए के कई जटिल 3D मॉडल घूम रहे थे, डॉक्टर सान्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सर, पूजा सहगल का एम्पायर सिर्फ बर्बाद नहीं होगा, वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। हमने इस माइक्रोचिप के पूरे डेटा को डिकोड कर लिया। 15 साल पहले जब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब आपकी माँ की टीम ने एक ऐसा बायोमोलिकुलर फॉर्मूला तैयार कर लिया था जो आज की तकनीक से भी 100 साल आगे है। तभी डॉक्टर शनाइडर और डॉक्टर यामामोतो भी चैम्बर से बाहर आ गए। डॉक्टर शनाइडर ने अपनी भारी जर्मन लहजे में कहा, मिस्टर लायन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैंसर रिसर्च में लगा दी, लेकिन यह फॉर्मूला, ये कोई आम केमिकल या कीमोथेरेपी नहीं। कीमोथेरेपी कैंसर सेल के साथ इंसान के अच्छे सेल्स को मार देती है, शरीर को खोखला कर देती है। यही पूजा सहगल की कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है, इंसान को जिंदा लाश बनाकर उसे पैसे चूसना। अभिनव ने स्क्रीन पर घूरते हुए नीले और लाल रंग के मॉलिक्यूल्स को देखकर पूछा, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? आगे से डॉक्टर सान्या ने उसे समझाकर कहा, सर, ये एक टारगेटेड जेनेटिक रीप्रोग्रामर है। ये फॉर्मूला शरीर में जाते ही सिर्फ और सिर्फ म्यूटेड कैंसर सेल्स को पहचानता है। ये उन सेल्स को मारता नहीं, बल्कि उनके डीएनए को रीप्रोग्राम करके उन्हें वापस हेल्दी सेल्स में बदल देता है या उन्हें प्राकृतिक रूप से नष्ट करने का आदेश देता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक के कैंसर को महज कुछ हफ्तों में जड़ से खत्म कर सकता है। उसकी ये बात पूरी होते ही पूरे हॉल में गूंजता हुआ सन्नाटा छा गया। विक्रम जो पीछे खड़ा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, मतलब ये एक पक्का इलाज है, कोई लंबे हॉस्पिटल के बिल नहीं, कोई तड़प नहीं। आगे से डॉक्टर यामामोतो ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल, इसकी एक छोटी सी डोज वो काम कर सकती है जो दुनिया के सबसे महंगे हॉस्पिटल्स करोड़ों रुपए लेकर भी नहीं कर पाते। इसलिए पूजा सहगल ने आपकी माँ की जान ली थी। अगर ये फॉर्मूला बाजार में आ गया तो दुनिया भर की कैंसर की दवाइयाँ, मशीनें और हॉस्पिटल सब रातों रात बेकार हो जाएंगे। अपेक्स लाइफ साइंसेज का अरबों खोलर डॉलर का बिजनेस एक दिन में जीरो हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वो खौफनाक रात याद आई जब वो नकाबपोश कातिल हवेली में घुसा था, जब उसकी माँ ने उस फॉर्मूले को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसकी माँ जानती थी कि वो फॉर्मूला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों बेबस और तड़पते हुए लोगों की जिंदगी था। ये सब करने के बाद अभिनव ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई जज्बात नहीं था, सिर्फ एक धधकती हुई आग थी। अभिनव ने डॉक्टर साना की आंखों में सीधे देखकर पूछा, क्या तुम लोग इसे बना सकते हो? थ्योरी और कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर, क्या तुम मुझे वो दवाई की एक शीशी भी दे सकते हो? आगे से डॉक्टर साना ने तुरंत जवाब देकर कहा, हमने पूरा सिंथेसिस प्रोसेस तैयार कर लिया है सर। कुछ केमिकल कंपाउंड को मिलाना है और उसमें एक खास तापमान सेंट्रीफ्यूज फोर्स पर स्टेबलाइज करना बाकी है। यह बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है, एक छोटी सी गलती भी पूरे बैच को खराब कर सकती है। तभी अभिनव ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर पूछा, कितना वक्त लगेगा? तभी डॉक्टर साना ने थोड़ा सोचकर, अगर सब कुछ सही रहा तो, ये कहते हुए डॉक्टर साना ने डॉक्टर स्नाइडर की तरफ देखा। तभी डॉक्टर स्नाइडर ने पक्का जवाब देकर कहा, 4 से 6 घंटे। 6 घंटे बाद हम आपको संजीवनी की पहली डोज आपके हाथों में सौंप देंगे। तभी अभिनव ने ऑर्डर देकर कहा, काम पर लग जाओ। मुझे आज रात से पहले वो पहली डोज चाहिए, किसी भी कीमत पर। आगे से तीनों ने एक साथ जवाब देकर कहा,
यस सर। तीनों साइंटिस्ट तुरंत वापस उस कांच के चैम्बर में भागे और अपनी मशीनों पर लग गए। सीक्रेट लैब का माहौल अब एक युद्ध स्तर पर पहुंच चुका था। तीनों वैज्ञानिक किसी मशीन की तरह काम कर रहे थे। कांच के बीकर्स में अलग अलग रंगों में केमिकल्स उबल रहे थे। बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीनें भारी आवाज के साथ घूम रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा का बहाव इतनी तेजी से चल रहा था, किसी आम इंसान का तो सिर चकरा जाए। अभिनव लैब के एक कोने में खड़ा था और बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर था। उसकी आंखें उस कांच के चैम्बर पर गड़ी हुई थी। तब विक्रम ने पास आकर अभिनव को एक ब्लैक कॉफी का कप दिया। उसने कप अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, कॉफी लायन, आप सुबह से भाग रहे हैं। लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर पर वो ड्रामा, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आगे से अभिनव ने कॉफी का कप लेकर कहा, जब तक मेरी माँ का सपना हकीकत बनकर मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मेरी नींद और आराम मेरे लिए हराम है विक्रम। लेकिन ये कहते हुए उसने कॉफी का कप अपने होठों से लगा लिया। अभिनव के कान में ईयरपीस ब्लिंक हुआ। अनिका लायन पर थी। अनिका की आवाज में एक भयंकर टेंशन थी। उसने कहा, लायन, पूजा सहगल पागल हो चुकी है। उसने पूरी दिल्ली में अपने इन्फॉर्मर्स और ट्राइडेंट कार्टेल के स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। 15वें फ्लोर पर जो हार्ड ड्राइव गायब हुई थी, वो भले ही वापस मिल गई, लेकिन पूजा को शक है कि कहीं डेटा लीक तो नहीं हुआ। वो पागलों की तरह उस इंसान को ढूंढ रही है जो परसों रात उस क्लब में था। तभी आगे से अभिनव ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, ढूंढने दो, उसका शिकार खुद उसके पास आएगा। डॉक्टर सान्या और उनकी टीम अपना काम कर रही है। उसके बाद सुनकर अनायका की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने धीरे से कहा, अभिनव, एक और बात, कपूर मेंशन में हलचल है। अनन्या और आंचल कपूर तुम्हें ढूंढ रही है। आंचल कपूर ने नौकरों से कहा कि तुम्हें इशफाक शाह के किसी काम से बाहर गया हुआ मान रही है, लेकिन अनन्या अनन्या बार बार तुम्हारे नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही है। अनन्या का नाम सुनते ही अभिनव के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे कल रात का वो पल याद आ गया जब अनन्या ने उसके माथे को चूमा था। वो डरी हुई होगी। वो सोच हो रही होगी कि उसका पति कहाँ गायब हो गया। अभिनव ने अपने जज्बातों को दबाकर कहा, मेरे उस फोन को बंद ही रहने दो अनिका। अभी मेरा पूरा फोकस इस लैब पर है। जब वक्त आएगा मैं अनन्या के सवालों का जवाब खुद दूंगा। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे और 4 घंटे। लैब की हवा में एक अजीब सा भारीपन था। डॉक्टर सान्या के माथे पर पसीना टपक रहा था। उसके चश्मे पर गिर रहा था। डॉक्टर यामामोतो एक बहुत ही नाजुक केमिकल प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे। मशीनों के बीप की आवाज तेज होने लगी। एक बड़ी सी चैम्बर मशीन जिसमें एक खास तरह का लिक्विड उबल रहा था, उसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। तभी डॉक्टर स्नाइडर ने स्क्रीन पर नजर गड़ाकर कहा, टेम्परेचर स्टेबलाइज हो रहा है। आरएनए बॉन्डिंग 90%, 95, 99%। अभिनव अपनी जगह से आगे बढ़ा और वो सीधे उस कांच के चैम्बर के बिल्कुल बाहर आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें अटक गई थी। तभी डॉक्टर सान्या की चीख पूरी लैब में गूंज गई, 100%। उसी के साथ मशीन से एक लंबी बीप की आवाज आई और उसका लॉक खुल गया। डॉक्टर सान्या के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने डॉक्टर शनाइडर की तरफ देखा। डॉक्टर शनाइडर ने गहरी सांस ली और उन्होंने बहुत ही सावधानी से अपने हाथों में स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स पहने। उन्होंने मशीन का चैम्बर खोला। चैम्बर के अंदर से ठंडी भाप निकलने लगी। डॉक्टर शनाइडर ने अंदर से एक छोटी सी क्रिस्टल क्लियर कांच की शीशी निकाली। उस शीशी के अंदर एक बहुत ही अजीब, रहस्यमय और चमकदार लिक्विड था। वो लिक्विड न तो पूरी तरह से नीला था और न ही सुनहरा। वो एक हल्का सा चमचमाता हुआ ब्लू रंग का था, जिसमें से एक बहुत ही धीमी और प्राकृतिक चमक निकल रही थी। ये कोई आम केमिकल नहीं लग रहा था। ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने साक्षात जिंदगी को एक कांच की शीशी में कैद कर लिया हो। लैब में मौजूद हर एक इंसान, कमांडोज, विक्रम और वैज्ञानिक, सब उस शीशे को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भगवान का चमत्कार देख लिया हो। डॉक्टर सान्या फूट फूट कर रोने लगी। उस जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर कहा, हमने कर लिया। हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया। अब कोई भी गरीब, कोई भी बेबस इंसान इस बीमारी से नहीं मरेगा। डॉक्टर यामामोतो ने भी अपनी आंख बंद करके अपने भगवान को शुक्रिया कहा। इसके बाद डॉक्टर स्नाइडर उस शीशे को बहुत ही सावधानी से पकड़कर कांच के दरवाजे से बाहर आए।
अभिनव उनके सामने खड़ा था। डॉक्टर शनाइडर ने वो शीशी अभिनव की तरफ बढ़ाकर कहा, ये रही सर, प्रोजेक्ट संजीवनी की पहली डोज। आपकी माँ का सपना अब हकीकत बन चुका है। अभिनव के हाथ, जो कभी किसी का गला मरोड़ते वक्त, खंजर चलाते वक्त नहीं कांपते थे, आज वो उस छोटी सी शीशी को पकड़ने के लिए बुरी तरह कांप रहे थे। उसने बहुत ही कोमलता से उस ठंडी शीशी को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा। जैसे ही उसने चमकते निकले लिक्विड को देखा, उसकी आंखों से आंसुओं की एक मोटी धार बह निकली। आज लायन नहीं रो रहा था। आज एक 15 साल का वो बच्चा रो रहा था, जिसने अपने बाप और माँ को अपने सामने गोलियों से भूनते हुए देखा था। अभिनव ने उस शीशी को अपने होठों से लगाया और चूम कर कहा, माँ, आपने जो बीज बोया था, आज वो एक अमर पेड़ बन चुका है। आपका बलिदान बेकार नहीं गया माँ। आज से दुनिया में कोई भी इंसान उस दर्द से नहीं गुजरेगा जिसका फायदा पूजा सहगल जैसी चुड़ैल उठाती हैं। पूरे हॉल में एक असीम शांति और श्रद्धा का माहौल था। विक्रम ने भी अपना सिर झुका लिया। अभिनव ने आंसू पोंछे। जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो उसमें अब दर्द और दया का कोई आंसू नहीं था। उसमें एक ऐसी खौफनाक और प्रलयंकारी आग थी जो पूरी दुनिया को जला सकती थी। उसने वो शीशी बहुत ही हिफाजत से अपनी लेदर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख ली। अभिनव ने अपनी भारी आवाज में कहा, डॉक्टर सान्या, क्या हम इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं? आगे से डॉक्टर सान्या ने आंसू पोंछकर खड़ी होकर कहा, यस सर, सिंथेसिस का फॉर्मूला अब स्टेबल है। इस लैब में जो मशीनें हैं, उनकी मदद से हम अगले 24 घंटे में ऐसी 10,000 डोज तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सुनकर आगे से अभिनव ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, काम शुरू करो और विक्रम, इस लैब की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। कोई भी बाहरी इंसान यहाँ फटकना नहीं चाहिए। उसका यह ऑर्डर सुनते ही आगे से विक्रम ने सीना तान कर कहा, यस लायन, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? तभी अभिनव के होठों पर वो कातिलाना और जहरीली मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल ले। अभिनव ने अपनी जैकेट की जेब लगाकर कहा, मैं पूजा सहगल को एक तोहफा देने जा रहा हूँ। वो मुझे दिल्ली में पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो मेरा खून चाहती है। मैं उसे वो दूंगा जो उसे मुझसे छीनना चाहती थी। मैं पूजा सहगल को प्रोजेक्ट संजीवनी की पहली शीशी खुद उसके हाथों में थमाऊंगा और उसे बताऊंगा कि उसका अरबों खरबों का डॉलर एम्पायर अब सिर्फ कचरे के ढेर में बदलने वाला है। तभी उसकी यह बात सुनकर एयरपीस में अनिका चीख उठी। उसने चिल्लाकर कहा, अभिनव, ये पागलपन है। पूजा लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर पर है। उसके पास दर्जनों किलर्स हैं। अगर तुम सीधा उसके सामने गई तो तुम्हें बात भी नहीं करने देगी, सीधा गोली मार देगी। लेकिन इधर से अभिनव ने लिफ्ट की तरफ बढ़कर कहा, मैं उसके सामने अब एक गार्ड बनकर नहीं जाऊंगा अनिका, और मैं उसके सामने लायन बनकर भी नहीं जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर कंफ्यूज होकर अनिका ने पूछा, तो फिर कैसे? अनिका पूरी तरह से उलझन में थी। तभी अभिनव ने क्या कहा, ये जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।